चीज जो 40 50 60 बच्चा के बीच में पढ़ाया जाए उसको दोबारा पढ़ाने में अकेले बहुत आफत आता है, नामुमकिन है। आप स्पेशल प्रिविलेज्ड स्टूडेंट तो है नहीं कि आपको टाइम ही नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है। टाइम होता तो चलो सोचते भी, लेकिन टाइम भी नहीं है, सुबह से बैक टू बैक लेक्चर्स रहते हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता है। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ लिवर। इसमें सबसे पहला फंक्शन है कि लिवर सिक्रीट करता है बाइल। आप जानते हैं कि लिवर बाइल सिक्रीट करता है। अच्छा आप जानिए एक बात, कि डेली करीब करीब ध्यान रखिएगा 700 से लेके 1000 मिलीलीटर बाइल सिक्रीट होता है। अच्छा आपके बाइल की जो पीएच होती है, जो पीएच होती है वो करीब करीब 8.6 होती है, मतलब बेसिक पीएच होता है। अच्छा ये जो 700 से 800 ml बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है, इसको सबसे पहले भेजा जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट में। आपने पिछले क्लास में ये फिगर देखा था। कॉमन हिपैटिक डक्ट से वो जाता है, आपको अगर याद होगा तो सिस्टिक डक्ट में, गॉल ब्लैडर के डक्ट में, याद है? Yes, और यस वहां से वो कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर सर। में, है ना? गॉल ब्लाडर में। और गॉल ब्लाडर में उस बाइल को क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड। concentrate, concentrate. concentrate. ये है। कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है? तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट को, कुछ पानी को, एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब। किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसमें से पानी उड़ा दीजिए, रीएब्सॉर्ब किया जाता है। और इस तरह से बाइल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कितना गुना? तो करीब करीब 10 से 15 गुना कॉन्सेंट्रेटिंग अप टू बाइल, concentrating bile up to 10 to 15 times, 10 से 10 to 15 टाइम्स, 10 से 15 गुना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कह रहे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बाइल के बारे में ये बात तो समझ में आ गया। ये बताओ सर बाइल की में होता क्या है? अगर कॉम्पोजिशन हम लोग जानना चाहें, ये तो पहला फंक्शन है कि बाइल, लेकिन बाइल क्या चीज है सर, ये बताइए। समझाते हैं बाइल की कॉम्पोजिशन। देखिए बाइल में सबसे पहले पाया जाता है पानी। बाइल के अगर कलर की बात कीजिएगा तो कुछ किताबों में कलर भी पूछ लेता है। गोल्डन येलो से लेके ग्रीन कलर तक ये वेरी करता है, गोल्डन येलो से ग्रीन कलर तक ये वेरी करता है, कुछ बुक्स में पूछा जाता है। आगे आपके बाइल में पाया जाता है बाइल का सॉल्ट। अच्छा बाइल सॉल्ट कैसे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, तीन तरह के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है सोडियम, नाम नहीं याद रखिएगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट नाम बिल्कुल नहीं याद रखिएगा। दूसरा पाया जाता है सोडियम टोरियोकोलेट, और तीसरा पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, कह रहा है सर ये जो बाइकार्बोनेट वाला है ये तो इनऑर्गेनिक है, ध्यान रखिएगा, और इनऑर्गेनिक है। और ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और बाकी दोनों ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, बाकी दोनों ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। नाम नहीं याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं बार बार नाम मत याद रखिएगा, बस जानिए बाइल सॉल्ट होता है। अच्छा ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, आप बाइल का पीएच देखिए, अल्कलाइन पीएच है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही है जो बाइल के अल्कलाइन पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्केलाइन नेचर ऑफ बाइल। कह रहा है इस सब के अलावा और क्या होता है बाइल में? तो देखो और भी कुछ होता है बाइल में, जैसे बाइल में पाया जाता है बाइल का पिगमेंट, बाइल का पिगमेंट। अच्छा बाइल पिगमेंट में दो बड़े फेमस पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा ये पेज खत्म हो गया, चलिए अगले पेज पे लाते हैं इसको। बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स में दो बड़े फेमस पिगमेंट पाए जाते हैं। एक पिगमेंट जो है उसका नाम है बिलीवर्डीन, ध्यान रखिएगा। बिलीवर्डीन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। यही बिलीवर्डीन रिड्यूस होके, रिडक्शन होके बनाता है येलो कलर का बिलीरुबिन, और यही बिलीरुबिन आपके फीकल मैटर को, आपके वेस्टेज को
गोल्डन येलो कलर देने का काम भी करता है। अच्छा, इसका रिडक्शन कराइएगा तो ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर जाता है, और फिर से अगर ऑक्सीडेशन करवा दीजिएगा तो ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब याद नहीं रखिएगा, सीधा जानिएगा दो पिगमेंट बिलीवर्डिन बिलीरुबिन। कह रहा है सर ये पिगमेंट बनते कैसे हैं, तो आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये बाइल के पिगमेंट्स आपके लिवर में कैसे बनते हैं। तो आपके लिवर में आपका आरबीसी टूटता है, पढ़ाएंगे। लिवर में पुराने हो चुके आरबीसी टूटते हैं। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन के टूटने से ये दोनों पिगमेंट बनते हैं। एक्चुअली ये दोनों पिगमेंट जो हैं ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हैं ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है हेमोग्लोबिन के। कह रहा है ठीक है। और आपके बाइल में क्या पाया जाता है, तो और आपके बाइल में आपका लिवर कोलेस्टेरॉल भी बनाता है। जब आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाए होंगे तो बोले होंगे कि कोलेस्टेरॉल जो है आपके लिवर में एसिटिक एसिड से बनता है, पढ़ाए थे। यस सर। यस सर। फैटी एसिड भी बनता है, फैटी एसिड भी बनता है। साथ साथ यहाँ पे फॉस्फोलिपिड भी बनता है, एक बड़ा फेमस फॉस्फोलिपिड जैसे लेसिथिन बनता है। कह रहा है इन सब से ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बाइल में क्या हो गया, बाइल में पानी है, बाइल में बाइल सॉल्ट है, बाइल में क्या है, बाइल में पिगमेंट है, बाइल में और क्या है। तो कह रहा है कि सर ये सब चीजों के अलावा आप देख ही रहे हैं, यही तीन चीजें हैं, पानी है, सॉल्ट है, पिगमेंट है, कोलेस्टेरॉल है, फैटी एसिड है, फॉस्फोलिपिड यानी लेसिथिन है। कह रहा है एक इंपॉर्टेंट बात जानिए, बाइल करता क्या है इसको जानने से पहले आपके लिए जरूरी है, जैसे आपका पैंक्रिएटिक जूस निकलता है तो उसमें एंजाइम्स होते हैं, आपका इंटेस्टाइनल जूस निकलता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, आपका गैस्ट्रिक जूस उसमें एंजाइम होता है, आपके बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल हैज नो एनी एंजाइम। अब एंजाइम नहीं होता है तो क्या हुआ, हेंस इट डू नॉट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट स्पेलिंग गलत है, पार्टिसिपेट डायरेक्टली, समझाते हैं इसको, डायरेक्टली इन डाइजेशन। इसका मतलब क्या है सुनो। कह रहा है कि सर बाइल में ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, कोई एंजाइम नहीं होता है। अब एंजाइम नहीं होता है तो ये खाना पचाता नहीं होगा, खाना नहीं पचाता होगा तो आखिर करता क्या है फिर बाइल। अगर ये खाना नहीं पचाता है तो करता क्या है, तो आइए इसका फंक्शन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फंक्शन को समझते हैं, आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको हम उधर भेज रहे हैं कहीं पहाड़ पे, लद्दाख पे, चाहे पटनी टॉप वगैरह पे कहीं भेज दे रहे हैं, जहां पे बड़ा बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा सा एक पत्थर है, समझ रहे हैं, इतना बड़ा कि जब उसके सामने मैंने आपको खड़ा कराया तो आप छोटे से बौने नजर आ रहे हो, और मैंने आपके हाथ में एक छोटा सा हैमर पकड़ा दिया, छोटा सा हैमर पकड़ा दिया, और मैंने क्या कहा कि बाबू एक काम करो, इस हैमर से इस पत्थर को तोड़ दो। पत्थर भी पहाड़ जैसा बड़ा, आप गए वहां पत्थर लेके उस पे पीट रहे हैं, वो पहाड़ टूट ही नहीं रहा है। अब नहीं टूट रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो फिर आपने कहा क्या किया, ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, इस पत्थर को क्रश कर दिया, क्रश करके ऐसे छोटे छोटे पत्थरों में इसको कन्वर्ट कर दिया, ऐसे छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने आपको बुलाया, आपको बुलाया और कहा एक काम करो ना, एक काम करो, अब वो हैमर ले आओ, अब वो हैमर ले आओ, हैमर ले आओ और तोड़ के देखो तो अब टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। तो आप कहिएगा हाँ, अब तो आसानी से ये ब्रेक हो जाएंगे और आप इस पत्थर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। बोलिए तो। यस सर। यस कह रहे सर पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ चले जाते हो, बात नहीं समझ में आता है। आते हैं वापस आपकी कॉन्सेप्ट पे। देखिए आप जो फैट खाते हैं ना, फैट, वो फैट होता है बहुत बड़ा, इस पत्थर की तरह होता है, बहुत बड़ा, लार्ज होता है, ठीक। अच्छा, आपका जो हैमर है ना, वो आपकी बॉडी का लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम इस बड़े फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, मतलब तोड़ नहीं सकता है, समझ रहे हैं बात, नहीं समझ तोड़ सकता है। अब इसका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि इस बड़े से फैट को क्रश कर दिया जाए, फैट ही रहेगा वो,
क्रश करने के बाद ऐसा नहीं है पाउडर बन जाएगा, फैट ही रहेगा, लेकिन आपको क्रश करना पड़ेगा। और क्रश करने के लिए बुलाया जाता है बाइल को, स्पेशली बाइल के सॉल्ट्स को। बाइल के सॉल्ट्स, उसमें भी ऑर्गेनिक सॉल्ट, सोडियम ग्लॉक्यूलेट, सोडियम टॉर्क्यूलेट, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इस फैट के मॉलिक्यूल का क्या करवाते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं। ब्रेक डाउन करवाते हैं तो ये फैट जो है स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में टूट गया, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में टूट गया। अब तो इस घटना को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज नॉट अ डाइजेशन, डाइजेशन नहीं है इसमें, ये क्या नहीं है बोलो तो, नॉट डाइजेशन, बट है क्या, बट है क्या, बट है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, ओनली ब्रेक्स larger fat into smaller one। और इसके बाद हैमर यानी लाइपेज को बुलाइएगा तो ब्रेक यानी वो क्या कर देगा, उसको डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट करेगा तो आपको फैट से मिल जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये बात समझ में आया आपको, बोलिए तो। यस सर। इसका मतलब बिना बाइल के आप फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं करा पाइएगा। और अगर बाइल नहीं रहा तो बड़ा फैट नहीं टूटेगा, बड़ा फैट नहीं टूटेगा तो बड़े फैट का डाइजेशन आपकी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक, यही बाइल का काम है। क्लियर? चलिए, यस सर। यस। तो बाइल का आपको काम समझ में आ गया। कह रहा है सर एक चीज जानते हो सर, क्या है, अब समझाते हैं एक बात। देखो, आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है ना, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यस सर। देखो, एक बात समझो, जो कोलेस्टेरॉल आपका लीवर बनाता है वो इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, फैट है ना, डिराइव्ड लिपिड है। कोलेस्टेरॉल इज इनसॉल्युबल इन लिपिड, इन लिपिड, लेकिन बट दी एसोसिएशन, अब कोलेस्टेरॉल अगर नहीं घुलेगा तो वो ब्लड वेसल में जमा होगा, लीवर से बनेगा और बाहर निकलेगा तो जहां तहां जमा होगा, जमा होगा तो वहां के डायमीटर को कम करेगा, बीपी को बढ़ाएगा। लेकिन इस कोलेस्टेरॉल को सॉल्यूबल बनवाने का काम करता है, बट द एसोसिएशन ऑफ विद बाइल, but the association with bile makes it soluble। ऐसे तो कोलेस्टेरॉल नहीं घुलता है, लेकिन अगर कोलेस्टेरॉल के साथ बाइल मिला दिया जाए तो वो सॉल्यूबलाइज कर जाता है। कह रहे ठीक है सर, बाइल प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस होता है, दोनों घुल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कोलेस्टेरॉल भी है। अच्छा, मान लीजिए आपका लिवर किसी दिन, जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे ये आपका लिवर है, ठीक, ये लिवर है, यहां से बाइल आ रहा है, यहां से बाइल आ रहा है, इधर आपका, इधर आपका छोटा सा ये गॉल ब्लाडर है, ठीक। अच्छा, बाइल आ रहा है, इधर से बाइल आ रहा है, उस बाइल में कोलेस्टेरॉल भी है, दोनों घुले हुए हैं। लेकिन अगर आपका लीवर कोलेस्टेरॉल किसी कारण से ज्यादा बनाने लगे, या कोलेस्टेरॉल आप ज्यादा खा रहे हैं, अब इतना ना ज्यादा खा रहे हैं कि बाइल उसको घुला ही नहीं पा रहा है, या इतना ना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि आपका लीवर उसके लिए उतना बाइल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके लिवर से कोलेस्टेरॉल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो घुलेगा नहीं। अब नहीं घुलेगा तो ये कोलेस्टेरॉल जाके गॉल ब्लाडर में इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो तुम्हारे गॉल ब्लाडर में कोलेस्टेरॉल के कंकड़ बनेंगे, और उसको कहते हैं कोलेलेथिएसिस। कोलेलेथिएसिस क्या है? कोलेलेथिएसिस है, सुनिएगा, कोल का मतलब होता है बाइल, ध्यान दीजिएगा, बाइल मतलब तुम्हारे बाइल में क्या है, कोलेस्टेरॉल ज्यादा है, उसकी वजह से तुम्हारे गॉल ब्लाडर में गॉल स्टोन्स बने हैं, पत्थर बन गए हैं कोलेस्टेरॉल के। इसकी वजह से तुम्हारे गॉल ब्लाडर में सूजन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन को हम लोग कहते हैं कोले
सिस्टाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन। अब अगर इन्फ्लामेशन, सूजन हो गया है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन हो गया है, तो उसका सॉल्यूशन है कि काट के हटाइए गॉल ब्लैडर को, कोलेसिस्टेक्टोमी कीजिए। सब लिख देते हैं। कह रहा है सर गॉल ब्लैडर को काट के हटा दिए। अब हटा दिए ठीक है सर, लेकिन हटा देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए हटा दीजिएगा तो आपका बाइल गॉल ब्लैडर में ही ना जा रहा था कॉन्सेंट्रेट होने के लिए, बोलिए तो। यस सर। यस सर। अब अगर गॉल ब्लैडर किसी पेशेंट में काट के हटा दीजिएगा, अगर गॉल ब्लैडर किसी पेशेंट में काट के हटा दीजिएगा, तो क्या बाइल कॉन्सेंट्रेट होगा? नो सर। नो सर। बाइल अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो बाइल काम नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल होगा। अच्छा, बाइल के नॉन फंक्शनल होने से बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगा? बड़े बड़े फैट इमल्सिफाई नहीं होंगे। छोटे फैट तो डाइजेस्ट हो जाएंगे, लेकिन बड़े फैट इमल्सिफाई नहीं होंगे। इमल्सिफाई नहीं होंगे तो तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो खाओगे जो बड़ा बड़ा फैट, वो एज सच तुम्हारे फीकल मैटर में, तुम्हारे वेस्ट मटेरियल में बाहर निकल जाएगा, बोलो तो। यस सर। तो यही प्रॉब्लम होता है। जिन जिन पर्सन्स में गॉल ब्लैडर काट के हटा दिया जाता है, उसका भी एक टर्म होता है, उनकी बॉडी में बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स उनके फीकल मैटर में बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। अब इस चीज को लिख रहे हैं, देखिए। आप देखिए, इन पर्सन्स एक्चुअली आज लगातार चौथी लेक्चर है तो थोड़ा कम बोलेंगे, आप देखिएगा, आप देखते रहिए, हम जो समझाए हैं वही लिख रहे हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखते रहिएगा। देखो एक वर्ड है कोल, कोल का मतलब होता है बाइल, पिछले ही क्लास में पढ़ाए थे। यस सर। तो गॉल स्टोन क्यों होता है? ड्यू टू, क्यों होता है? हाई कोलेस्टेरॉल। चाहे खाओ या फिर तुम्हारा लीवर बनाए, क्योंकि लीवर में बनता भी है ना, और तुम खाते भी हो। यस सर। इसकी वजह से, गॉल स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में क्या होगा बोलो तो? इन्फ्लामेशन होगा। यस सर। यस। और उस कंडीशन को कहा जाता है कोल। कोल मतलब बाइल, मतलब लिवर। सिस्टाइटिस, आइटिस लगा हुआ है तो यूनिवर्सली तुमको सिखा चुके हैं उसका मतलब क्या होता है। इन्फ्लेमेशन। ठीक। अच्छा, अगर सूजन हो ही गया है गॉल ब्लैडर में, तो एक ही सॉल्यूशन है कि काट के हटाइए गॉल ब्लैडर को। नीड्स सर्जिकल। और काटने के लिए बोले थे ना, टॉमी टॉमी, कुत्ता कुत्ता काटता है, ऑर्गन को काटते हैं आप, तो उसको कहा जाता है कोल सिस्टेक्टोमी। पहले कुत्ता का नाम टॉमी रखा जाता था क्योंकि वो भी काटता था, तो लोग जो ज्यादा कटा कुत्ता होता था, जो काटता उड़ता था, उसका नाम लोग रख देता था टॉमी। खूब काटता था। सब लैटिन वर्ड है, लैटिन वाले पता नहीं दुनिया में कौन सा बीज रोप के गए हैं, सब नाम ही उन्हीं के दिए हुए थ्योरी पे पड़ गया है, लैटिन और ग्रीक वालों पे। अलग ही उसकी स्टोरी है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारी बॉडी से फैट का लॉस होगा, लॉस ऑफ फैट्स थ्रू फेसेस। और इसको भी एक टर्म देते हैं, इसको कहते हैं स्टिएटोरिया। स्टिएटोरिया, ये एक खास तरह का कंडीशन है। देखो, अभी तक हमने लिवर का सिर्फ एक फंक्शन पढ़ा है कि लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल, और उस बाइल से रिलेटेड ये सारे काम थे। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। चलिए, अब आपके लिवर का हम लोग दूसरा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लिवर का पहला फंक्शन था बाइल प्रोड्यूस करना, वो बाइल से रिलेटेड बहुत सारा कहानी था। आपके लिवर का एक सेकंड फंक्शन है।
सेकंड फंक्शन ये है कि लिवर सिर्फ बाइल ही नहीं, मैंने कहा था यहाँ ब्लड चेक होने के लिए जाता है। ब्लड चेक होने के लिए जाता है तो लिवर उसमें देखता है, वो चेक पॉइंट है, देखता है कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं है। मान लो आज मैंने क्या किया था, खूब रसगुल्ला खाया था दबा के। रसगुल्ला में होता है चाशनी, चाशनी मतलब चीनी, चीनी मतलब ग्लूकोज। मान लो मेरे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, इतना ज्यादा ग्लूकोज है कि उतनी की जरूरत नहीं है, एटीपी उससे उतना बनाया नहीं जा सकता है। कह रहा है अब इस ग्लूकोज को अगर एक्स्ट्रा है सर, तो लीवर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में, तो इंसुलिन की मदद मांग के पढ़ाए हैं, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और इस घटना को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जेनेसिस। तो लीवर आपका ग्लाइकोजेनेसिस भी कराता है। मान लीजिए आप घर में पानी इकट्ठा करके रखे हैं, पानी खत्म हो गया, लाइट खराब हो गया किसी दिन। अब पानी जो इकट्ठा करके रखे हैं वो मुंह देखने के लिए नहीं रखे हैं, उसको यूज करने के लिए रखे हैं। मान लीजिए आप ग्लाइकोजन स्टोर करके रखे हैं, किसी दिन आपको भूखे रहना पड़ गया, खाना नहीं खा रहे हैं, और ब्लड को जरूरत है ग्लूकोज की, बॉडी के सेल्स को जरूरत है ग्लूकोज की, तो इस ग्लाइकोजन को तोड़िएगा कि नहीं तोड़िएगा, बोलिए तो। Yes, sir. विद द यस हेल्प सर। ऑफ ग्लूकागन। और जब इसको तोड़िएगा, जो लीवर में कितना स्टोर कर सकते हो, लीवर में बताए थे कितना, नहीं पढ़ाए थे? 100 100 ग्राम ग्राम। बायोमोलिक्यूल में। सब पढ़ाई लिखाई खा जाओ तुम लोग, ऐसे ही गधा सब पढ़ते हो, खाली बढ़िया पढ़ाई चाहिए, याद वाद नहीं रखना है। तो क्या होगा याद करके, सुनो। तो ग्लाइकोजन जो है उसको फिर तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा तो ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहते हैं बोलो तो? Glycogen. और उससे क्या बन, Glycogen. ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। तीसरा Glucose. फंक्शन, तीसरा फंक्शन जो तुम्हारा लीवर करता है, वो करता है लाइपोजेनेसिस। मान लो तुम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, बहुत ज्यादा चीनी खा रहे हो। अच्छा, चीनी का भविष्य बताए थे तुम लोगों को ग्लूकोज का, एक तो एटीपी बनाना। अब इतना नहीं कि रॉकेट बन के हवा में उड़ने लगो, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, बताए थे। Yes, sir. और यस उससे सर। भी अगर ज्यादा हो, स्टोरेज अगर फुल हो जाए, तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, उस ग्लूकोज को? फैट में, याद है? Fats. Yes, यस sir. सर। उसी को Yes. लाइपोजेनेसिस कहते हैं, उसी को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, मान लो एक दिन क्या हुआ, तुम्हारा मन किया कि सर हम ना फास्टिंग करेंगे, बहुत ज्यादा चर्बी हो गया है बॉडी में, मोटापा बहुत बढ़ गया है, मोटे सांड बन के घूम रहे हैं। तो आपका मन किया कि सर एक दिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फैट वट कम करने के लिए लॉन्ग फास्टिंग रखते हैं। अब फास्टिंग रखिएगा तो बाहर से तो खाना खा नहीं रहे हैं। अब खा नहीं रहे हैं तो पहले तो आपका ग्लाइकोजन टूटेगा, ठीक है, जो ग्लाइकोजन आप देखें ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। मान लीजिए 100 ग्राम खत्म हो गया, 2 दिन 3 दिन के फास्टिंग पे है, नवरात्रा के फास्टिंग पे है, भक्ति भाव है आपका बहुत मन में, चाहे आप रोजा रखे हुए हैं, डेली फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में ग्लाइकोजन आपका खत्म हो जाएगा, डेली खत्म हो जाएगा। तो अब आपकी बॉडी का चाहिए ग्लूकोज, तो आपका बॉडी नया सोर्स ढूंढेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। और नया सोर्स ढूंढेगा ग्लूकोज बनाने के लिए तो उसके पास दूसरा सोर्स है फैट। फैट को क्या करता है, लिपिड को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी नए सोर्स से हुआ है, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अदर देन कार्बोहाइड्रेट हुआ है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट हुआ है, लिपिड से हुआ है। मान लो तुम्हारी बॉडी में चर्बी भी नहीं है तो तुम्हारी बॉडी का प्रोटीन टूटने लगेगा, समझ रहे हो बात को? ये तब होता है जब तुम भूखमरी की कागार पे होते हो, जब तुम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग पे होते हो, जब तुम मान लो फास्टिंग रखते हो, नेता वेता आदमी हो, भूख हड़ताल पे बैठ गए सरकार के खिलाफ, सरकार सुन ही नहीं रहा है, सारा मोटापा घटा के चले आए, समझ रहे हो? ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, भक्ति भाव वाले इंसान हो, ईश्वर अल्लाह में मानते हो, रोजा रख रहे हो, नवरात्रा रख रहे हो, और नहीं तो फिर किसी गरीब देश में पैदा लिए हुए इंसान हो, भूखमरी की हालत है, स्टारवेशन की कंडीशन है, तभी तुम्हारी बॉडी का फैट और प्रोटीन टूटेगा। पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है एनर्जी देने के लिए, जब वो खत्म हो जाता है तो लिपिड, फिर क्या टूटता है बोलो तो? Fat. प्रोटीन। आखिरी में क्या टूटता है? प्रोटीन। Protein.
कह रहा है सर इसके बाद भी हमारा लीवर कुछ करता है। इसके बाद जो करता है वो है ग्लाइकोजेनो, ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेनो नियोजेनेसिस। अच्छा, ये ग्लाइकोजेनो नियोजेनेसिस क्या है समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक दिन आपको मन किया किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि आज तो भाई खूब एक्सरसाइज करेंगे, पहलवानी करने का मन कर दिया, जिम उम जाने का मन कर दिया, गए उधर दोस्त के साथ खुश होके जिम में खूब डंबल उम्बल उठा लिए, पुशअप वगैरह मार लिए, खूब एक्सरसाइज किए, पागल की तरह एक्सरसाइज कर लिए, गाना भी उधर बजा दिए ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, खूब उधर गाना वाना गा के उधर बॉडी सॉडी बना रहे हैं। आपको नहीं पता था कि आप अचानक से हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप अचानक से हैवी एक्सरसाइज कीजिएगा तो मसल्स में उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से तुम्हारे मसल्स में क्या इकट्ठा हो जाता है बोलो तो? लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड जब तुम्हारे मसल्स में इकट्ठा होता है ना, तो लैक्टिक एसिड की एक खासियत है, जहां भी जमा होगा बड़ा दर्द देगा आपको। पता चला था आप इंतकाम लेने गए थे, दर्द लेके घूम रहे हैं 3 दिन तक, ना हाथ उठ रहा है ना पैर उठ रहा है। अब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया है, तो लैक्टिक एसिड तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रहेगा तब तक आपको दर्द देगा। तो हटाने के लिए फिर आपका लीवर सामने आता है, कहता है हटाओ उसको, ले आओ इधर मेरे पास। तो जहां जहां लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है उसको आपके भेजा जाता है लीवर के पास। लीवर कहता है इसको हम फिर से ठीक कर देते हैं, इसी लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेन में। तो देखिए आपने क्या किया है, ग्लाइकोजेन बनवाया है। किस चीज से बनवाया है ग्लाइकोजेन? नए सोर्स से बनवाया है, ग्लूकोज को छोड़ के बनवाया है दूसरे सोर्स से। यस सर। इसीलिए इसको कहते हैं ग्लाइको नियोजेनेसिस। ये जब तब कब कब होता है? जब जब आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है। आप इस चीज को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कोरीज साइकिल में भी पढ़ाएंगे, वहां डिटेल में पढ़ाएंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, कई बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ लिया है। पढ़े थे कोरीज साइकिल में ये चीज? बोलिए तो, अरे बोलो। लोकोमोशन एंड मूवमेंट कितने बच्चों ने पढ़ लिया था? थे ना वो IMR 1-2 वाले जिन्होंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ लिया था, हैं 1-2 वाले? पढ़े थे ये? सर 2 में नहीं पढ़े थे। 2 में नहीं 2 में ही पढ़े थे। पढ़ा। 1 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट हुआ था ना? तो चलो, अब नहीं हुआ होगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर वो, लेकिन ये पढ़ना है कि लैक्टिक एसिड, मान वहीं पे पढ़ोगे ना कि चल फिर लिए, ज्यादा काम कर लिए, तो लैक्टिक एसिड कैसे हटेगा? नहीं हटाओगे तो दर्द करेगा, तो हटाने के लिए फिर ये सारा काम होता है। अच्छा देखें, इस पेज में अभी बाकी था क्या? जगह नहीं पता। तो लीवर का ये दूसरा फंक्शन है। कह रहा सर देखो लीवर बहुत डाइवर्स ऑर्गन है, एक दो नहीं कई फंक्शन होते हैं। लीवर का तीसरा फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, लीवर स्टोरेज भी करता है। लीवर परफॉर्म स्टोरेज। अभी अभी ना पढ़े हो, लीवर ग्लाइकोजन स्टोर करता है कि नहीं? यस सर। बोलो। ग्लाइकोजन, जानते हो एक बात, कई बार तुम्हारा लीवर फैट भी स्टोर कर लेता है, और वो भी अल्कोहल से फैट बनाता है। कई बार लीवर सुनते हो कि फैटी लीवर हो गया है, ज्यादा चर्बी होगा ना ब्लड में, उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। तो लीवर जो है फैट भी स्टोर कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन को भी स्टोर कर लेता है। फैट सॉल्यूबल विटामिन, कहिएगा ये फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन है? ADEK। एडेक याद रखिएगा, ये फैट में घुल जाने वाले विटामिन हैं। इनको भी, क्योंकि फैट को स्टोर करता है तो उनको भी स्टोर कर लेता है। आपको क्लास 11th में एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि तुम्हारा लिवर यूरिया भी बनाता है, वो यूरिया सिंथेसिस भी करता है। और चिंता नहीं कीजिएगा, यूरिया सिंथेसिस डिटेल में पढ़ाया जाएगा इन एक्सक्रीशन चैप्टर, वहां पे इसका ये फंक्शन डिटेल में देखा जाएगा। इतना ही नहीं, जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, ये जस्ट अगले के अगले चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ाया जाएगा। तो आपका लिवर आपके लिए इरिथ्रोपोएसिस भी करता है, RBC का प्रोडक्शन भी करता है। देखो, अभी तुम्हारी बॉडी में RBC का प्रोडक्शन तुम्हारे बोन मैरो में चल रहा है, हड्डियों में हो रहा है, बोन मैरो में। लेकिन जब तुम माँ के गर्भ में होते हो ना, जब माँ के गर्भ में होते हो, तो करीब करीब पहला महीना छोड़ के
पहला महीना छोड़ के बाकी के 8 महीने लिवर तुम्हारे लिए ब्लड बना रहा होता है। पहले महीने में कौन बनाता है वो आगे पढ़ाएंगे आरबीसी टॉपिक में। ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब इनफैक्ट ज्यादातर एम्ब्रियोनिक लाइफ में माँ के गर्भ में हमारे लिए लिवर क्या बनाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन। यकीन मानो एआईपीएमटी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उस चैप्टर में भी बताएंगे कि आरबीसी का प्रोडक्शन ये करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोडक्शन ही नहीं, पुराने हो चुके और बूढ़े हो चुके आरबीसी यहाँ डिस्ट्रॉय भी होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड डेड आरबीसी बाय कफर सेल। कफर सेल बैठा हुआ था कि नहीं बैठा हुआ था खाने पीने के लिए, बोलिए तो। यस सर। ठीक। Yes, sir. मान लीजिए आप गाजर खा रहे हैं। अब गाजर में तो गाजर होता है ऑरेंज कलर का, काहे? क्या कि उसमें एक पिगमेंट होता है कैरोटीन। कहते हैं गाजर खाओ विटामिन ए मिलेगा। अरे भाई गाजर में विटामिन ए नहीं, गाजर में इनएक्टिव विटामिन ए होता है जिसको कैरोटीन कहते हो। उसी से तुम्हारा लिवर तुम्हारे लिए विटामिन ए बनाता है। मतलब अगर लीवर खराब है तो बॉडी में विटामिन ए की भी कमी होगी, सिंथेसिस ऑफ, और विटामिन ए की कमी होगी तो आंख खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सब कनेक्टेड है। लीवर खराब हुआ विटामिन ए नहीं बनेगा, विटामिन ए नहीं बनेगा आंख खराब हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे जो टॉपिक्स को लिंक करेंगे। तो समझ रहे हैं? और किससे बनाता है? फ्रॉम बीटा कैरोटीन। तो Carotene. ये थे लीवर के आपके कुछ फंक्शन। अब ऐसे तो बहुत सारा फंक्शन है, लिखवाने जाए तो बहुत सारा फंक्शन हो जाएगा, लेकिन उतना लिखवाने का वक्त नहीं है। अलग अलग चैप्टर में जहां जहां लीवर का फंक्शन आएगा पढ़ाते चलेंगे। इतने कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको पढ़ा दिए गए। अगला ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, पैंक्रियास। कौन सा ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं? थर्ड एसेसरी ग्लैंड। दिस अपना थर्ड एसेसरी ग्लैंड आखिरी है, नाम है इसका पैंक्रियास। देखो Yes. 1 मिनट रुक जाओ जरा, हम पानी पी लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। कुछ पूछना है पूछ लो। सर फर्स्ट मंथ में कौन ब्लड बनाता है? स्प्लीन? नहीं, यॉर्क सैक। पहली बार पहले महीने कुछ हफ्तों के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए यॉर्क सैक बनाता है। इनफैक्ट पहला ब्लड यॉर्क सैक बनाता है। बाद में ज्यादातर एम्ब्रियोनिक लाइफ में लिवर और स्प्लीन बनाता है। फिर आपके लिए जन्म के समय और जन्म के बाद बोन मैरो बनाता है। पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। ठीक है। एम्स पूछा है पहला ब्लड कौन बनाता है? पहला ब्लड यॉर्क सैक बनाता है। कह रहे सर पैंक्रियाज के बारे में पढ़ाओ। देखो तुम लोग तो खाते ही हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तुम लोग तरह तरह का चीज खाते हो। पहले के जमाने में जब लोग पैंक्रियाज को खाते थे ना, तो पैंक्रियाज लगता था मीठा और वो भी एकदम सॉफ्ट होता था। तो इसीलिए इसको कह दिया गया कि ये ब्रेड के जैसा सॉफ्ट और मीठा होता है। कह दिया गया कि ये स्वीट ब्रेड ऑर्गन है। कह रहा है सर पैंक्रियाज के बारे में जानिए आप ही पढ़ाए हैं कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं ये एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है। मैंने बताया है एक ऐसा ग्लैंड है जिसके पास एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और कौन सा फंक्शन होता है? एंडोक्राइन। Endocrine. अगर इसके ऐसे थोड़ा सा डेटा वेटा जानिएगा तो वजन इसका 60 ग्राम होता है। थोड़ा सा इसका लोकेशन देखते हैं ताकि चीजों को समझ सके। इधर आइए। कह रहा है सर बनाइए ना लोकेशन, छोड़िए वो सब ताम झाम। देखिए ये है आपका डिवोडेनम। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कई बार आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। दिस इज डिवोडेनम। कह रहा सर डिवोडेनम में ऐसा एक फूला हुआ स्ट्रक्चर खुल रहा था जिसको आप कह रहे थे एम्पुला। इसी एम्पुला से आपने बताया था इसमें 2 ट्यूब खुलते हैं सर। एक तो आपका बाइल डक्ट और दूसरा सर इधर आगे आ जाता है, इधर ऐसे पैंक्रिएटिक डक्ट। और इस पैंक्रिएटिक डक्ट में इस तरह से ऐसे यहाँ पे एक पत्ते जैसा ऑर्गन लगा होता है। इसी ऑर्गन को कहते हैं पैनक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज में ये वाला जो आप ट्यूब देख रहे हैं ये है मेन पैंक्रिएटिक डक्ट। यही है मेन पैंक्रिएटिक डक्ट। इस डक्ट का एक नाम है। इस डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग।
ये डक्ट जो है इससे पैंक्रिएटिक जूस पास करता है, डिवोडेनम में जाता है। दिस डक्ट इज फंक्शनल डक्ट। कह रहा है एक और बात जानिए, पैंक्रियाज में एक दूसरा डक्ट भी होता है जो डिवोडेनम से ही कनेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो जो डक्ट होता है अगर मैं आपको बताऊं तो वो नॉन फंक्शनल डक्ट होता है। आप बड़े ध्यान से समझिएगा। उस नॉन फंक्शनल डक्ट को, हालांकि मैं उसको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बस देख लीजिए फिगर, उस नॉन फंक्शनल डक्ट को हम लोग कहते हैं, होल्ड ऑन, इस नॉन फंक्शनल डक्ट को इस येलो वाले नॉन फंक्शनल डक्ट को हम लोग कहते हैं एसेसरी, क्योंकि ये मेन नहीं है तो एसेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट। इसका एक और बड़ा फेमस नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। शायद पिछले क्लास में कोई पूछ भी रहे थे। और ये होता है नॉन फंक्शनल, किसी काम का नहीं होता है, थोड़ा बहुत काम होता भी है तो उतना प्रिसाइज स्टडी आपको नहीं करना है। आप पढ़ के क्या कीजिएगा, जब सीधा आपकी किताब में नॉन फंक्शनल लिखा है तो ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, दो डक्ट समझ में आया, बोलिए तो, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। अच्छा याद रखिएगा दोनों डक्ट के नाम, क्लियर है। इधर आइए, कह रहा है कि थोड़ा सा ना सर, चलिए पैंक्रियाज में आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो अब पैंक्रियाज को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें समझना है, जो हमारे काम का है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैंक्रियाज है, अब जो समझाएंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका पैंक्रियाज है। कह रहा है पैंक्रियाज में बाहर जाइएगा ना, तो पैंक्रियाज में बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। देखिए ध्यान से, जैसे ये पैंक्रियाज था आपका, पैंक्रियाज को चारों तरफ से एक थिक सीथ, एकदम मोटा सा सीथ कनेक्टिव टिश्यू का कवर करके रखता है। और ये मोटा सा कनेक्टिव टिश्यू का जो सीथ है, ये सीथ कहलाता है, क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास। जरा पैंक्रियास के अंदर झांक के देखने जा रहे हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास। कह रहे हैं अंदर झांक के दिखाइए सर। अब ये कैप्सूल है, कैप्सूल क्या है, थिक सीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कह रहा है अच्छा ठीक है सर, समझ गए, इसमें क्या है सर। कह रहा है नहीं, इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल एक्सटेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, ये कैप्सूल अंदर की तरफ घुस जाता है। जैसे ये कैप्सूल है, अंदर की तरफ ऐसे घुस जाता है, ऐसे अंदर की तरफ घुसता है, ऐसे अंदर की तरफ घुसता है, चारों तरफ से ऐसे अंदर की तरफ घुसता है, ऐसे, इस तरीके से। और मतलब एक्सटेंड करता है इनवर्ड्स, एक्सटेंड इनवर्ड्स। और जानते हैं इसके अंदर घुसने से, क्या पैंक्रियाज के अंदर का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से गोल गोल एरियाज में बट जाता है। ऐसे ये घुसता है कि पैंक्रियाज के अंदर आपको ऐसे सर्कुलर एरियाज देखने को नजर आते हैं। और इसके एक्सटेंडिंग की वजह से बनता है, आपके पैंक्रियाज के अंदर बनता है क्या, तो बनता है पैनक्रिएटिक लॉब्यूल। क्या बनता है बोलिए तो, पैनक्रिएटिक लॉब्यूल। एक काम करते हैं, एक को बाहर निकाल के देखते हैं, एक पैंक्रिएटिक लॉब्यूल को बाहर निकाल के देखते हैं। जैसे ये एक पैंक्रिएटिक लॉब्यूल है, बड़े ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक पैंक्रिएटिक लॉब्यूल है, एक को बाहर निकाल के देखते हैं। कह रहा है सर एक पैंक्रिएटिक लॉब्यूल को बाहर निकाल के आप देखना चाहते हो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो क्या दिखाओगे इसमें, एक ही से हमें सारा चीज समझ में आ जाएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। कह रहा है सर जब पैंक्रिएटिक लॉब्यूल को देखोगे ना तो सर इसमें किनारे में इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है ये क्या है सर, ये क्या बला है। कह रहा है इसको हम लोग कहते हैं पैंक्रिएटिक, पैंक्रिएटिक एसाइनस, एसाइनस, या इसी को कहते हैं पैंक्रिएटिक एल्व्यूलाई। कह रहा है अच्छा क्या है सर इसमें, इसमें क्या है, तो कह रहा है बाबू इसके अंदर हाथ लगाओगे तो इसमें सेल्स पाए जाते हैं। और जानते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, वो सेल्स ग्लैंडुलर होते हैं, वो कुछ बनाते हैं यहाँ पे वो अंदर कुछ बनाते हैं और बना के उस चीज को एक ट्यूब में डाल देते हैं।
सारे सारे यहाँ पे अंदर ये कुछ बनाते हैं, यहाँ पे ये अंदर कुछ बनाते हैं और बना के उसको एक ट्यूब में डाल देते हैं। तो सब में ऐसे ट्यूब लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब में ऐसे ट्यूब लगे होते हैं। बायोलॉजी में ट्यूब को कहते हैं डक्ट। बायोलॉजी में अगर कोई ग्लैंड अपने सिक्रीशन को किसी डक्ट में डाले तो वो कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहलाता है बोलिए तो? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये भाई साहब अपने सिक्रीशन को ट्यूब में डाल रहे हैं, एक्सोक्राइन पार्ट हुआ। आखिर ये बनाते क्या हैं? तो ये बनाते हैं आपके लिए पैनक्रिएटिक जूस। क्या बनाते हैं बोलिए तो? पैनक्रिएटिक जूस। जूस। अच्छा, उस पैनक्रिएटिक जूस में क्या पाए जाते हैं? पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं बोलिए तो? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक। अच्छा, अब बीच में ये तो पैंक्रिएटिक एसाइनस बाहर थे, बीच में कुछ सेल्स होते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, ये बीच में कुछ सेल्स होते हैं, ये पेरीफेरी में थे, कुछ सेल्स बीच में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कुछ सेल्स ऐसे इस तरह से इनका पार्टीशन होता है। आप देखोगे, आपको हम बना के दिखा रहे हैं फिगर, ऐसे ये पार्टीशन होता है कि बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं। ये जो बीच में जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग बड़े फेमस नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा एक टॉपिक ही आप पढ़ोगे एंडोक्राइन में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में एक नहीं कई तरह के सेल पाए जाते हैं। जैसे इसी में अल्फा सेल, इसी में बीटा सेल, इसी में डेल्टा सेल, इसी में एफ सेल। जानते हैं ये सेल प्रोड्यूस करते हैं हैव अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। इसमें अल्फा सेल आपके लिए बनाता है ग्लूकागन, बीटा सेल बनाता है आपके लिए इंसुलिन। ग्लूकागन और इंसुलिन है हार्मोन, और उनको ट्यूब में नहीं ब्लड में डाला जाता है। तो ये आपके पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट हुआ। मतलब दिस pancreas has got both exocrine part. The exocrine part is pancreatic acinus, where the एसाइनर सेल्स, जिनको एकाइनर सेल्स कहते हैं, वो आपके लिए पैंक्रिएटिक जूस बनाते हैं। वाइल बीच में पाए जाते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिनको डिटेल में हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ेंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं, वहां से हार्मोन प्रोड्यूस होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। चलो तो एक बार देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट इसको देखो, पूरा पैंक्रियाज 2 मिनट देखो, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग फिजियोलॉजी में एंटर करेंगे, डाइजेशन होता कैसे है। अब फिजियोलॉजी में एंटर करेंगे। पढ़ाते पढ़ाते आज तो दिमाग की ऐसी तैसी हो गई है। एंजियोटेंसिनोजेन को आपका लिवर बना के आपके प्लाज्मा में रखे रहता है, और रेनिन हार्मोन है वो भी प्लाज्मा में आता है, ब्लड में आता है। अब वो इनएक्टिव होता है एंजियोटेंसिनोजेन, जेन लगा है तो इनएक्टिव, अब उसको वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर से एक बार बताएंगे क्लास में, आप देखिए उसमें लिखा होगा नोट्स में, हम भेजेंगे नोट्स अभी 2 मिनट के अंदर, या 8 बजे के बाद। आप लोगों से नहीं बात कर रहे थे, वो किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, उसको रिप्लाई कर रहे थे हम। देख लिए आप लोग, चला जाए आगे? यस सर। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा। अभी तक तो बहुत एनाटॉमी पढ़ लिए,
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर डाइजेशन होता कैसे है। फंक्शनल पार्ट देखने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी देखने जा रहे हैं। फिजियोलॉजी में हाथ लगाने से पहले अपने आप में ये एक बड़ा पोर्शन है इस चैप्टर का। फिजियोलॉजी में हाथ लगाने से पहले हम कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को जानेंगे। कुछ बड़े ही फेमस टर्म्स हैं। एक है बोलस, एक है काइम, जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो बता रहे हैं। एक है पेरिस टालसिस, पेरिस टालसिस, और दूसरा है, नेक्स्ट है ए मेस टालसिस। ये चार टर्म्स आप जानिए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं। नाक थोड़ा ज्यादा तीखा बन गया है, रुकिए, ये आप हैं, ठीक। यहाँ देखिए, ये आपकी ओएसोफेगस है, और ये आपका स्टमक है, और ये रहा आपका डिओडेनम, ठीक। मान लीजिए आपने कोई फूड खाया, खाना खाया। अच्छा, खाना खाया तो यहाँ पे खाने को आप क्या करोगे, च्यू करोगे, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं, और आप क्या कह सकते हो, मैस्टिकेट करते हैं ना, मैस्टिकेट, मसल देते हैं। मसलने के बाद वो फूड एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और उसी बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहलाता है वो फूड, बोलस। बोलस पहली दफा पहली दफा एंटर करता है, कहाँ एंटर कर रहा है, कौन से ट्यूब में, Esophagus. ओएसोफेगस में। तो सवाल पूछा जाता है बोलस क्या है, तो खाने को मैस्टिकेट करने के बाद सलाइवा में, मतलब आपके ओरल कैविटी में जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलस कहते हैं। बोलस पहली बार कहाँ एंटर करता है जरा बताइए तो, ओएसोफेगस में। अच्छा, अच्छा, अब ये बोलस जो है गया ओएसोफेगस से आपके स्टमक में। स्टमक में इस बोलस को दोनों तरफ से स्टमक को बंद करके, स्पिंचर को बंद करके चर्न किया जाता है। क्या किया जाता है जरा बताइए तो, चर्निंग। और चर्निंग के बाद ये बन जाता है यही बोलस। चर्निंग के बाद यही बोलस बन जाता है काइम। और काइम पहली दफा एंटर करता है, कहाँ एंटर करता है, डिवो। डिओडेनम। तो डिओडेनम में आने वाले फूड को तुम काइम कहोगे, ओएसोफेगस में आने वाले फूड को क्या कहोगे, बोलस। Bolus. बोलस। अब उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, पेरिस्टालसिस क्या है, तो ओएसोफेगस में, जो आपका ओएसोफेगस है, जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये ओएसोफेगस है, मान इधर देखिए, मान लीजिए दिस इज ओएसओ। अब ओएसोफेगस में अगर फूड को नीचे की तरफ मूव करना है तो ये कहलाता है पेरिस्टालसिस। ऐसे इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड नीचे जाता है, समझ रहे हैं बात को, फूड नीचे जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप उल्टी कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं तो वो खाना ओएसोफेगस में ऐसे बाहर निकल जाता है ओएसोफेगस से। इस बैक फ्लो को, इस रिवर्स फ्लो को कहते हैं एमेस्टाल्सिस, एमेस्टाल्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत, नो सर। ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस नहीं हुआ। यस सर। कोई Yes, sir. तकलीफ, कोई तकलीफ इन चारों टर्म्स में, देख के फिगर पता चल जाएगा। बोलस और पेरिस्टालसिस में क्या डिफरेंस है? बोलस में और पेरिस्टालसिस में क्या डिफरेंस है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, बोलस फूड को कहते हैं, ठीक है, चबाए हुए फूड को बोलस कहते हैं। पेरिस्टालसिस तो इसोफेगस के वॉल का मूवमेंट है जिससे बोलस नीचे पुश डाउन किया जाता है, ठीक है। यस सर, यस। नहीं समझ में आया, नहीं आ गया समझ में, कुछ हो तो। ठीक ठीक ठीक, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। अच्छा देखो, पीछे मैंने आपको सलाइवा पढ़ाया, पैंक्रिएटिक जूस पढ़ाया, गैस्ट्रिक जूस पढ़ाया, किसी की कॉम्पोजिशन नहीं पढ़ाई थी। कॉम्पोजिशन अब पढ़ाएंगे तभी आपको डाइजेशन समझ में आएगा, एकदम हाथों हाथ हम लोग कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, फ्रेश फ्रेश पढ़े रहेंगे तो समझने में फायदा होगा। आपके पास तीन चार जूसेस हैं। सबसे पहले है
सलाइवरी जूस, जरा सलाइवरी जूस पीछे आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अब जानिए कि उसमें होता क्या क्या है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको बताते हैं होता क्या क्या है। कभी थूक फेंक के देखिए, ऐसा लगेगा कि उसमें पानी ही पानी है। पानी ही पानी क्या, वो पानी ही होता है। 99 नहीं, 99.5% करीब करीब पानी ही होता है। लेकिन पानी की तरह बिल्कुल थिन नहीं होता है, थोड़ा थिक होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। उसमें म्यूकस भी होता है। कह रहा है हाँ सर ऐसा ही तो है। आपके सलाइवा में एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी का एक खास टाइप पाया जाता है, IgA एंटीबॉडी। क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको बताएंगे कि एंटीबॉडी 5 तरह के होते हैं। आपको याद रखना है गामडे फिलहाल के लिए। गामडे क्या है, टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तुम्हारे सलाइवा में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, बोलो तो? जी। IgA. IgA। कह रहा है इतना ही नहीं सर, हमारे सलाइवा में ना सर एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि हमें तो डाइजेशन पढ़ना है। तो सर एंजाइम्स पाए जाते हैं, आप वो पढ़ाओ सर, कौन कौन से एंजाइम। सुनो, तुम्हारे सलाइवा में 3 बड़े फेमस एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज। आप जानते हैं सलाइवरी अल्फा एमाइलेज को ही हम लोग कहते हैं टायालीन। कह रहा है ठीक है सर, नाम सुना सुना लग रहा है। दूसरा, बहुत कम अमाउंट में टंग के नीचे थोड़ा सा फैट को डाइजेस्ट करने वाला लिंगुअल लाइपेजेस, लिंगुआ मतलब टंग, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। और एक उससे भी बहुत फेमस एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम भी पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, पढ़े हैं ना? आपके आंसुओं में, आपके सलाइवा में ये होता है, बोलिए। यस सर। कह रहा है सब ठीक है सर, सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जानने वाली जो बात है वो है आपका सलाइवरी एमाइलेज, ये मेन है। कह रहा है इतना ही होता है सर। नहीं, इतना ही नहीं होता है, और भी कुछ होता है। आपके सलाइवा में आयंस भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, थायोसाइनेट आयन। थायोसाइनेट आयन एनसीईआरटी लिखता है एक तरह का ये कचरा है, वेस्ट है, जब आप थूक फेंकते हैं तो निकल जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लोरीन आयन एक को फैक्टर है। ये आपके इस एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। मैंने आपको एंजाइम टॉपिक में कोफैक्टर में मेटालिक आयन में पढ़ाया होगा कि Cl- जो है वो सलाइवरी एमाइलेज के लिए चाहिए, याद है? यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं आगे। कह रहा है कुछ और इसमें, ये तो बेसिक एनसीईआरटी है, ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी है। कह रहा है कुछ और बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हैं। आप जानिए कि ये जो टायालीन है, ये जो टायालीन है कई सारे जानवरों में नहीं पाया जाता है। पहले ये है क्या टायालीन? देखो, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। स्पेशली ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। कह रहा सर, अब जिनमें नहीं होता होगा उनमें स्टार्च का डाइजेशन इफेक्ट होता होगा, पढ़ाएंगे आगे। कह रहे तो भाई कौन से ऐसे जानवर हैं जो स्टार्च नहीं खाते हैं? तो देखो, टायालीन गाय बैल में नहीं पाया जाता। क्योंकि सर गाय बैल में, सर वो तो हर्बीवोरस है, खाता है सर? नहीं, गाय बैल के खाने में सेलुलोज ज्यादा होता है। आप गाय बैल को पैडी प्लांट का, धान के फसल का स्टेम काट काट के देते हो, पराली जिसको कहते हो तुम, जलाया जाता है नीचे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट काट काट के भूसी दिया जाता है। भूसी किसको कहते हैं? जो तुम चावल खाते हो उसके ऊपर चाफ होता है, उसको हटा के दिया जाता है, उनमें सेलुलोज होता है। तो गाय बैल के खाने में स्टार्च कम होता है, सेलुलोज ज्यादा होता है। सेलुलोज तो तुम डाइजेस्ट कर नहीं सकते हो, इनको भी सेलुलोज की डाइजेशन की जरूरत है। स्टार्च के लिए इनको चाहिए ही नहीं एंजाइम, तो नहीं होता है। जो चीज की जरूरत नहीं है, एवोल्यूशन के टाइम में उनको हटा दिया बॉडी ने, इन्होंने उसको हटा दिया
रूमिनेटिंग जानवरों में ये एब्सेंट होता है। रूमिनेटिंग किसको कहते हैं आगे पढ़ाएंगे। जो बैठ के जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब जो मुंह चलाते हैं बैठ के, ये रूमिनेटिंग गाय और बफेलो में एब्सेंट होता है। मान लो तुम हो शेर, मान लो तुम हो बाघ। जिंदगी में कभी आलू खाओगे, केला खाओगे, बंदर नहीं ना हो, इंसान नहीं ना हो कि आलू केला जाके चावल ओल खा रहे हो। शेर बाघ हो, जानवर खा रहे हो। अब जानवर खा रहे हो तो तुम खाते हो जानवरों का फ्लैश, मीट खाते हो, तो तुमको का लेना देना है स्टार्च से। तुम्हारे माउथ में होगा स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, बोलो तो। नो सर। नहीं होगा। तो बस प्रीडेटर मैमल में भी नहीं पाया जाता है। जैसे अब अंग्रेजी वाला नया नया बच्चा सब लियोन बोलता है, इसको हम बोलते हैं सनी लियोन ही बोल ले भाई, या सनी देओल ही बोल, लियोन बोलता है सब, लायन नहीं बोलता है सब। बफेलो को बफलो बोलता है सब। अब कोई बात नहीं, अब हम तो भाई जैसा अंग्रेजी बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। आप जो मन मर्जी है, लायन बोलना है, लियोन बोलना है, बोलते रहिए। चले आगे, बोलिए। यस सर। ये हो गया सलाइवा, सलाइवरी जूस का कॉम्पोजिशन। कह रहा है सर सलाइवरी जूस से जरा नीचे उतरिए सर। और भी बहुत सारे जूसेस आपके एलिमेंट्री का नाम सबका यूज होगा, इसीलिए अभी पढ़ा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं पढ़ाए थे। इसके बाद जरा पेट में आइए सर। ओइसोफेगस में कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता है, पहले ही पढ़ाए हैं ओइसोफेगस में। गैस्ट्रिक जूस होता है सर पेट में, स्टमक में। कह रहा है सर उसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है बताइए। तो देखो तुम्हारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है पेट में, वहां 3 एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन सा, तो याद रखना 3 एंजाइम कौन कौन सा पाया जाता है, 3 भी याद रखिएगा, जरूरत है इसकी। 3 कौन कौन से, तो एक पाया जाता है पेप्सिनो जेन, दूसरा पाया जाता है प्रोरेनिन, इसी को हम लोग काइमोसिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरा पाया जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत कम, फ्यू। देखिए इनके नाम में प्रो और जेन लगा है, तो ये क्या है बोलिए तो। इनएक्टिव। इनएक्टिव है, Inactive. इनएक्टिव है। ये HCl की मदद से एक्टिवेट होते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे, पेप्सिन में एंड रेनिन में। ठीक, रेनिन में, पेप्सिन और रेनिन में एक्टिवेट होते हैं, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे सर इसके बाद नीचे उतरिए, और भी कोई जूस होता है, बिल्कुल होता है। तीसरे नंबर पे जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आओगे ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवोडेनम है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अपना भी सिक्रीशन रिलीज करता है, जिसको तुम इंटेस्टाइनल जूस कहते हो। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले जैसे ही डिवोडेनम है, वहीं पे पैंक्रिएटिक जूस आ रहा है। बाइल जूस तो तुम पढ़ चुके हो, तो बाइल जूस दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई एंजाइम होता नहीं है। लेकिन पैंक्रिएटिक जूस नहीं पढ़े हो, तो आइए तीसरा है पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है पढ़ाते हैं, पढ़ा जाए पैंक्रिएटिक जूस, बोलिए तो। यस सर। देखो पैंक्रिएटिक जूस में ध्यान रखिएगा, पहले तो एक चीज बताते हैं, एनसीईआरटी में जो लिखा होगा वहीं पढ़ाएंगे। फिजियोलॉजी पोर्शन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आते हैं। जानिए कि 6 एंजाइम होते हैं एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से 6 एंजाइम। अब इसका जरूरत है, क्यों जरूरत है बताते हैं क्यों। ये 6 एंजाइम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिनो जेन, दूसरा होता है काइमो ट्रिप्सिनो जेन, तीसरा होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अभी इसको रटिए आप, अभी इसको रटिए, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा, उसकी भी गारंटी है। एक होता है जैसे तुम्हारा सलाइवरी अल्फा एमाइलेज था, वैसे ही पैंक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज पाया जाता है, बिल्कुल उसी की तरह होता है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं एमाइलोप्सिन भी कह देते हैं इसको। आगे आते हैं, एक पाया जाता है पैंक्रिएटिक, जैसे तुम्हारा लिंगुअल लाइपेज था, जैसे ये गैस्ट्रिक लाइपेज था, आपके पैंक्रियाज में भी फैट को डाइजेस्ट करने वाला पैंक्रिएटिक लाइपेज पाया जाता है, और उसको स्टीएप्सिन कहते हैं। कह रहा है और भी कुछ, कह रहा है हाँ और पाया जाता है इसमें न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियेजेस पाया जाता है। कह रहा है सर गिन के देखो ना, ये 6 है। 6 क्यों सर, क्यों हम याद रखे 6? मान लीजिए हम, हमारे सर 8 पढ़ाए हैं, 10 पढ़ाए हैं। कह रहे नहीं, देखो नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा नीट में, 10 एंजाइम का लिस्ट दिया था।
बोला कि इनमें से गिन के बताइए कितने आपके पैंक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं। ऑप्शन में 4, 5, 3, 6 था। अब अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपको आंख बंद करके याद रखना था कि पैंक्रिएटिक जूस में 6 होते हैं, ऑप्शन में 6 टिक कर देना था। अगर एनसीईआरटी के स्टूडेंट आप नहीं हैं तो वहां बैठ के अपना दिमाग लगाइए कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन एनसीईआरटी में 6 दिया है तो 6 से बाहर नहीं पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाता तो हम आंख बंद करके 6 टिक कर देते। बिल्कुल पूछा गया था। इस तरह के न्यूमेरिक वैल्यूज वाले क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस माने जाते हैं। पहली बार मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कितने प्लांट किसी खास तरह का कैरेक्टर शो करते हैं, नीचे न्यूमेरिक वैल्यू दिया था। अब वो ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है कि इनमें से चुन के बताओ कितने हैं। तो वो जो चुनने वाला क्वेश्चन होता है आपको मदद करेगा। अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड है, मैं कह रहा हूँ 6 एंजाइम है, या तो 6 का नाम याद रखो या नंबर याद रखो। नंबर पूछा गया तो आंख बंद करके नंबर टिक करना, नाम भी पूछा गया तो नाम टिक करना। 7वां 8वां तो तब याद करोगे ना जब एनसीईआरटी में होगा, और नहीं है तो नहीं याद करेंगे। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो Yes, sir. ऑलरेडी ये नीट पूछ चुका है न्यूमेरिक वैल्यू, इसीलिए मैंने 6 लिखा। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है। इन सब के नाम में जेन लगा हुआ है और प्रो लगा हुआ है, मतलब ये तीनों जो अपने भाई हैं ये क्या है? Inactive form. Inactive part. Inactive. कह रहा है सर ये तीनों एंजाइम करता क्या है। जैसे देखो, ये एमाइलेज है तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता होगा, अभी अभी बोले हैं। लाइपेज है तो फैट को, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिक एसिड को। ये हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अभी 2 मिनट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, चिंता नहीं कीजिए। आर इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और इनएक्टिव एंजाइम को ही हम लोग जाइमोजेनिक एंजाइम कहते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कह रहा है सर ये बताओ, बाकी सारा एंजाइम तो ठीक ठाक रिलीज हो रहा है, ये इनएक्टिव काहे रिलीज हो रहा है? क्या कारण है कि इनएक्टिव रिलीज हो रहा है? कुछ बता सकते हैं कि क्यों हमारे पैंक्रिएटिक जूस के ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जाइमोजेनिक होते हैं, इनएक्टिव होते हैं? बताइए। बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पे ये टॉपिक। व्हाई दिस एंजाइम्स आर इनएक्टिव? बॉडी में प्रोटीन ही प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट ही कर लेगा उन सबको। हाँ, उन सबको डाइजेस्ट कर लेगा। किसको डाइजेस्ट कर लेगा? देखो पैंक्रियाज जो है ना तुम्हारा, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर, बॉडी में प्रोटीन्स ही, सही कह रहे थे वो कि बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। मसल में प्रोटीन है, इस जहां पे तहीं हर जगह पे प्रोटीन्स भरे हैं। पैंक्रियाज में भी प्रोटीन होते हैं। पैंक्रियाज एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटीन होते हैं। अच्छा एक काम करो, जैसे मान लो हम तुमको कह रहे हैं बाबू थूक फेंको, अब तुम थूक बगल में फेंको या फिर ऐसे फेंको कि तुम्हारे ऊपर ही लॉन्च कर जाए, तो तुम ऐसा काम नहीं, कालिदास नहीं ना हो कि जिस पेड़ पे बैठोगे उसी को काट लोगे। पैंक्रियाज तुम्हारा कालिदास नहीं है, ये जिस पेड़ पे बैठा है उसी को नहीं ना काट लेगा। ये ऐसा एंजाइम काहे रिलीज करेगा जो इसी को डाइजेस्ट कर दे। अब अगर पैंक्रियाज इन एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेगा तो वो एंजाइम इसको यहीं पे खाना शुरू कर देंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे तुम्हारा पैंक्रियाज ही खत्म हो जाएगा। कह रहा है ये तो बड़ा गंभीर समस्या है सर। तो आपकी बॉडी में जो पैंक्रिएटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं ताकि तुम्हारे पैंक्रियाज का ऑटो डाइजेशन ना हो जाए। कई लोगों में बीमारी होती है, इम्यून डिसऑर्डर है, ये एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, पैंक्रियाज को खाना शुरू करते हैं। पैंक्रियाज में सूजन होता है उसके बाद, और उसको कहते हैं पैंक्रिएटाइटिस। पैंक्रिएटाइटिस की वजह से अल्टीमेटली पैंक्रियाज सड़ जाता है, गल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आया? अगर ये एंजाइम्स एक्टिव होंगे तो क्या होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ना नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। इधर आइए। कह रहा है सर पैंक्रियाज से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम है, जेजनम है, इलियम है, वहां पे भी ना सर उन सबका अपना एंजाइम रिलीज होता है। वो एंजाइम है, कहलाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का एक बड़ा फेमस नाम है सक्कस इंटेरिकस नाम है। क्या नाम है बोलिए तो? Succus intricate. इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो देखिए, इसमें सबसे पहले पाया जाता है, अभी थोड़ी देर में इसको डिटेल में समझेंगे, डाई सैक्रीडेजेज पाए जाते हैं। दूसरा पाया जाता है डाई पेप्टाइडेजेज पाया जाता है। तीसरा पाया जाता है, आप थोड़ी देर इसको याद रखिएगा, लाइपेजेज, थोड़ी देर याद रखना है। चौथा पाया जाता है न्यूक्लियो
टाइडेजेज, पांचवा पाया जाता है न्यूक्लियोसाइडेजेस, और छठा और इम्पोर्टेंट इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में इसका यूज करेंगे। मतलब पहले दो में 3-3 और आखिरी दो में भी 6-6। आप देखोगे आपके माउथ में 3 एंजाइम, आपके गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम, आपके पैंक्रिएटिक जूस में 6 एंजाइम, आपके इंटेस्टाइनल जूस में 6 एंजाइम। जानते हैं एक बात, इस इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम को, इन 6 एंजाइम को हम लोग एक खास नाम से बुलाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की इपिथीलियम होती है माइक्रोविलाई वाली, और माइक्रोविलाई वाली इपिथीलियम पे अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो तो माइक्रोविलाई वाले इपिथीलियम के एंजाइम को हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड। Enzyme. समझ में आया? तो एक बेहतरीन सवाल आपसे पूछा क्या जाएगा कि इनमें से कौन सा एंजाइम ब्रश बॉर्डर्ड नहीं है। मान लीजिए 4-5 एंजाइम लिखा हुआ हो, सुनिएगा ऑप्शन को ध्यान से। लिखा है डाइपेप्टिडेज, इंटेरोकाइनेज, लाइपेज, पेप्सिन। बताइए तो कौन नहीं है? Pepsin. क्योंकि पेप्सिन पेप्सिन। स्टमक में प्रोड्यूस होता है। समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखिए, रिपीटर बैच को पढ़ाते टाइम में सिर्फ थ्योरी नहीं, दिमाग खोलने की जरूरत होती है। आप लोग पढ़े होते हैं, आपके दिमाग के जो धागे होते हैं ना, उनको खोलना होता है ताकि आप चीजों को सही जगह पे हिट कर सको। आपसे जो एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन है मैं उन पे बात कर रहा हूँ। बेसिक्स आप जानते हो, आप एक थीम में पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चंस किस तरह से घुमाए जा सकते हैं, वो मेरा ही काम है। तभी आप ऑब्जर्व करोगे ना चीजों की बारीकियों को कि हाँ आपसे क्या पूछा जाएगा, रेडी किस चीज के लिए रहना है। नहीं तो रिपीटर के बच्चे कहते हैं सर आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हो। नहीं मेरे भाई, कह दो इसमें क्या एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हैं, सब एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की चीजों को है, बस आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। समझ में आ रही है बात? बोलो। Yes. Yes, sir. यस सर। अब सुनो मेरी बात को। जब तुम एनसीईआरटी में जाओगे तो तुमको जो डाइजेशन पढ़ाया गया है वो ऐसे पढ़ाया गया है कि माउथ में क्या क्या होता है डाइजेस्ट, स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। मतलब वहां पे डाइजेशन पार्ट्स के हिसाब से पढ़ाया गया है कि माउथ में इस चीज का, स्टमक में इस चीज का। हम आपको पार्ट में नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको खाने के हिसाब से पढ़ाएंगे। अब आप सुनिए सुनिए, ये आप खाने में क्या क्या खाते हैं। तो आप खाने में खाते हैं 4 बायोमोलिक्यूल जो आप पहले भी पढ़े हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। कई बच्चे मेरे से कहते हैं सर न्यूक्लिक एसिड हम नहीं खाते हैं। अरे भाई तुम खाते हो, तुमको नहीं पता है। तुम कुछ भी खाते हो, चाहे प्लांट खाते हो या एनिमल खाते हो, पत्ता ही खा रहे हो, सेब खा रहे हो, गाजर खा रहे हो, मूली खा रहे हो, जानवर का मीट खा रहे हो, खा तो रहे हो सेल। सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है डीएनए आरएनए। तो तुम्हारे खाने में न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए भी होता है। ये नहीं कहते ना कि नहीं नहीं होता है, कहां से आ गया। समझ रहे हैं बात को? बोलिए तो। Yes, sir. और Yes, sir. आपके खाने में सबसे पहले मान लीजिए कि आप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि बायोमोलिक्यूल आप लोग मेरे से पढ़े हैं तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे। आप एक इंसान हैं, इंसानों का डाइजेशन ही पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग डाइजेशन में पढ़ते क्या हैं कि कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ना है सिंपल फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मान लीजिए कुछ भी खाओगे तो सबसे पहले मुंह में ही जाएगा ना, ऐसे इधर माउथ में जाएगा, इधर माउथ में जाएगा, कुछ भी खा रहे हो। अच्छा तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं कौन कौन खाने में? क्या क्या खाते हो? तो मान लो तुम जैसे खा रहे हो, चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, केला खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, आलू खा रहे हो। ये सब क्या है बाबू? स्टार्च है। क्या है बोलो तो? Starch. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कह रहे नहीं मां सर, मेरा मन है कि सर हम लकड़ी खाएं। अब लकड़ी खाओगे तो बाबू सेलुलोज है, तो तुम डाइजेस्ट करोगे नहीं, तो उसका डाइजेशन तुमको नहीं पढ़ना है। कहोगे नहीं सर मेरा मन है ग्लाइकोजन खाएं सर। अब ग्लाइकोजन तुम्हारे खाने में नहीं होता है, पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए हैं? कभी भी तुम ग्लाइकोजन नहीं Yes, खा sir. सकते हो, पॉसिबल नहीं है। मतलब आप एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको उठा सकते हैं वो सिर्फ हो सकता है आलू,
मतलब आप कह लीजिए स्टार्च। स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है, मैंने ही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? मान लो तुम खा रहे हो आलू, आलू में है स्टार्च। मान लो तुमने खाया है 100 ग्राम आलू फॉर एग्जाम्पल। कह रहा है सर इधर माउथ में इसको सलाइवा से चबा रहे हैं। अब चबाना शुरू किए सर, तो पता चला कि मेरे ही माउथ में एक बड़ा फेमस एंजाइम है सर, स्पेशलाइज्ड है सर तोड़ने के लिए इनको। नाम है इसका सलाइवरी एमाइलेज। सर हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। मेरे माउथ का पीएच है सर 6.8। इस एंजाइम को एक्टिवेट किया है सर Cl माइनस ने। ये भी आप जानते हैं Cl माइनस ने इसको एक्टिवेट किया, अभी अभी पढ़ा रहे थे। जानते हैं सर सलाइवरी एमाइलेज इसको तोड़ देता है। पॉलीसैकेराइड है ना, तो तोड़ेगा तोड़ेगा एक डाइसैकेराइड में। नाम है इसका माल्टोज। किसमें तोड़ता है बोलो तो? माल्टेज माल्टोज डाइसैकेराइड है। कई बार माल्टोज के आइसोमर में भी तोड़ देता है। तुम्हारी एनसीईआरटी माल्टोज तक रखती है। कई बार माल्टोज के आइसोमर में भी तोड़ देता है, जिसको हम लोग आइसोमाल्टोज कहते हैं। कई बार स्टार्च के कुछ छोटे टुकड़े भी टूट बन जाते हैं, उनको डेक्स्ट्रीन कहते हैं। कह रहा है सर ये बताइए क्या सब आलू यहीं पे टूट जाएगा? तो कह रहा है नहीं, आप मुंह में खाने को बहुत देर तक नहीं रखते हो, मुश्किल से चंद सेकंड के लिए, 40-45 सेकंड के लिए चबाते हो। उतनी देर में सारे के सारे को डाइजेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ 30% को डाइजेस्ट कर पाते हो, सिर्फ 30 ग्राम आलू को यहां पे डाइजेस्ट कर पाते हो। रेस्ट 70% उसी स्टार्च के फॉर्म में ही रह जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा देर तुम खाना को रख नहीं पाते हो। ज्यादा देर रखो, ऐसा नहीं ना मुंह में खाना इधर भर लिए बैठे हुए हैं, नहीं भाई 100% डाइजेस्ट होगा तभी नीचे बढ़ाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना, चबाए इधर नीचे भेजे, चबाए नीचे भेजे। अब उतनी देर में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 30% स्टार्च कन्वर्ट हो पाता है डाइसैकेराइड में। क्लियर है ये बात? यस सर। सर अभी भी 70% पॉलीसैकेराइड के ही फॉर्म में है, बोलो। Yes, sir. अच्छा एक चीज आपको बताए हैं, पहले भी बताए हैं कि मान लो आलू पे तुम नींबू लगा के खा रहे हो। अब आलू पे अगर तुम नींबू लगा के खा रहे हो, लेमन जूस खाने का तुम शौकीन है, एकदम खट्टा चीज खाने के शौकीन हो, तो लेमन जूस अगर खा रहे हो तो इस एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होगी। किससे इफेक्ट होगी? लेमन जूस से। लेमन जूस की पीएच होती है 2 से 3, और आप जानते हैं एंजाइम्स नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम करते हैं। ये क्वेश्चन बताए थे कि एम्स ने पूछा है, बताए थे यस नहीं सर। बताए थे? अब बोले थे कि आगे पढ़ाएंगे। कह रहा है ठीक है सर, यस चलो हो गया। माउथ में यही कहानी है। अब ये नहीं कि कहिएगा कि नहीं सर हम एसिड पिएंगे। सर एसिड पिएंगे तब भी तो यही चीज होगा। अरे भाई एसिड पी लोगे तो बचोगे यहाँ पे। ऐसा नहीं ना कि आत्महत्या करने का प्लानिंग बना रहे हो, आज टॉयलेट क्लीनर पी के जान देंगे। चेक करेंगे कि सही में डाइजेशन अफेक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा सवाल घुमा के क्या पूछा जाएगा? सवाल घुमा के ये पूछा जाएगा कि अगर तुम खाने में एसिडिक फूड खा रहे हो, अगर खाने में लेमन जूस खा रहे हो, तो किस बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन इफेक्ट होगा? फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, किसका डाइजेशन इफेक्टेड होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर अगर एंजाइम पूछा तो किस एंजाइम का इफेक्टेड होगा? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहे हैं सर अब इसको ले चलिए सर स्टमक में, ये जो खाना है इसको ले चलिए स्टमक में। तो स्टमक में ले जाइएगा तो आपके स्टमक में अभी अभी आपको पढ़ाए हैं सिर्फ 3 एंजाइम है। एक का नाम था पेप्सिनोजेन, दूसरे का नाम था रेनिन, प्रोरेनिन, और तीसरे का नाम था लाइपेजेस। तुम्हारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ही नहीं होता है, तो तुम्हारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता है। नो डाइजेशन of carbo as there is no carbo digesting enzyme। लाइपेज तो फैट को डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो यहां नहीं होगा। चलिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चलते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अरे कोई तकलीफ हो रहा है तुम लोगों को? बोलो नहीं ना, इधर आ जाओ।
स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। कह रहे सर स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा पहले देखो सर, आप खुद ही देखो सर, ये तो आपका स्टमक है, सबका स्टमक है, इधर सर हमारा डिवोडेनम है, यहीं से डिवो से ही स्मॉल होता है सर। इसमें इधर से खाना आया, इधर से खाना आ रहा है, तब तक इधर से सर पैंक्रियाज अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहा है। मतलब फूड का इनकमिंग जो काइम है उसकी एनकाउंटर सबसे पहले इंटेस्टाइन के जूस से हो रही है या पैंक्रियाटिक जूस से हो रही है, बोलो तो। पैनक्रेटिक। आपके स्मॉल Pancreatic इंटेस्टाइन में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले इनकमिंग काइम पे काम करता है पैंक्रियाटिक जूस। कौन काम करता है? पैंक्रियाटिक जूस। बहुत अच्छे। आगे बढ़ेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, छोटा थोड़ी ना, अभी तो शुरुआती हिस्सा ही है, तो उस पे आपके इंटेस्टाइनल जूसेस काम करेंगे। कह रहा है बताओ सर क्या होगा अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम काम, हमारे पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम काम करेगा। तो कह रहा है देखो सर, हम लोग जो आलू खाए थे ना, तो उसमें 30% ना सर डाइजेस्ट हुआ था, 30% ही डाइजेस्ट हुआ था, 70% तो अभी पॉलीसेकेराइड के ही फॉर्म में है, वो तो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, टूटा ही नहीं है, अभी भी वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में है, अभी 70% बचा हुआ है। इस बार जानते हैं सर इस पे काम करेगा दूसरा वाला एमाइलेज, पैंक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज। लेकिन सर इस एंजाइम को जो पीएच चाहिए वो पीएच चाहिए, बताए हैं 3 ही पीएच याद रखना है। माउथ में 6.8, स्टमक में 1.8, यूनिवर्सल है, यही 3 एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं, और स्टमक में इंटेस्टाइन में 7. अरे जब पीएच टॉपिक पढ़ाए होंगे एंजाइम में तो बोले होंगे कि 3 ही पीएच तुम याद रखना, वही 3 तुमसे पूछा जाएगा, याद है? बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे यूज भी करेंगे। सब जो Yes, बोले रहते हैं yes. वो सर पढ़ाते गॉल हैं ऐसे ब्लैडर की हवा याद में। रखनी है? क्या कह रहे हो? सर बाइल की याद रखनी है? 3 ही याद रखना है, एक 6.8 माउथ में, एक स्टमक का 1.8 हाईली एसिडिक, और तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन का अल्कलाइन पीएच दैट इज 7.8। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 ही पीएच यूज्ड है। अब इधर आइए, अच्छा इसको भी स्टार्च है, सेम ही तरह का एंजाइम है, बस अलग जगह से आया हुआ है, तो काम अलग नहीं ना कर देगा, वही काम करेगा। इसको भी वो किस चीज में तोड़ देगा? माल्टोज में, प्लस आइसो माल्टोज में, Maltose. प्लस डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रिन। आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन आपका एनसीईआरटी नहीं लिखे हुए हैं। डेक्स्ट्रीन के बारे में बताए हैं, स्टार्च को तोड़ने पे बनता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे। आगे आ जाइए। अच्छा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और भी है जो इस पे काम कर सकता है। यही खाना, सब पचा हुआ खाना जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इस पे काम करेगा तुम्हारा सक्कस इंटेरिकस, बोले तो इंटेस्टाइनल जूस, है ना? यस इधर सर। आओ, अब समझो। कह रहा है सर 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 इधर देखिए सर, अब जो है सर इसमें माल्टोज है, ये बताओ माल्टोज डाइसैकेराइड है ना? यस सर। Yes, sir. सुनो, यस सर। माल्टोज डाइसैकेराइड है, इस पे एक एंजाइम काम करता है, माल, सुनते रहिएगा, बड़े प्यार से सुनिएगा चीजों को, माल्टेज एंजाइम। आपको पढ़ाए हैं कि माल्टोज को जब आप तोड़िएगा तो बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कह रहा है सर उधर देखो ना सर, वो आइसोमाल्टेज था सर, इसी का आइसोमर था ना, इसी का आइसोमर। उसको भी Yes, sir. तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है, सुनते रहिए बड़े ध्यान से, आइसो माल्टेज एंजाइम। कह रहा है सर ये भी उसी चीज में टूटेगा सर, ग्लूकोज और ग्लूकोज में ही। कह रहा है सर डेक्स्ट्रीन भी था सर, डेक्स्ट्रीन भी था, डेक्स्ट्रीन का क्या कीजिएगा? कह रहा है सर डेक्स्ट्रीन पे भी काम करता है एक एंजाइम, इसका नाम है डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम। कह रहा है सर डेक्स्ट्रीन भी तो ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली ग्लूकोज ही मिलेगा। कह रहे ठीक है सर, आपने फूड को तब तक तोड़ा है, एक कॉम्प्लेक्स फूड को, जब तक कि वो एक सिंपल मोनोसैकेराइड में नहीं टूट गया है। मोनोसैकेराइड को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, यहां से ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन अनटिल एंड अनलेस इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म दैट इज योर ग्लूकोज, कन्वर्ट हो चुका है। कह रहा है लेकिन सर आपने तो लिखा था, इन एंजाइम का नाम ही नहीं लिखा था, आपने तो लिखा था डायासैक्रिडेजेस। एक बात जानते हैं, डायासैक्रिडेजेस कोई एक सिंगल एंजाइम नहीं है, एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, क्योंकि डाइसैकेराइड कई तरह के होते हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब डाइसैकेराइड है। जैसे
अब कई बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर मेरा मन, हम आलू खाए ही ना, सर हम पिए हैं दूध। सर दूध में होता है, मान लो तुम दूध पिए हो, और दूध में होता है, ध्यान देना, लैक्टोज। लैक्टोज को हम लोग कहते हैं मिल्क शुगर। कहोगे सर ये जो मिल्क शुगर लैक्टोज है, ये भी तो डाइसैकेराइड है सर। अब ये डाइसैकेराइड है, सुनो, तुम दूध पिए हो, तुम आलू खाए ही नहीं हो। अब इस डाइसैकेराइड का डाइजेशन माउथ में नहीं होगा, इस डाइसैकेराइड का डाइजेशन स्टमक में नहीं होगा, पैंक्रियाटिक जूस से भी नहीं होगा। इस डाइसैकेराइड पे, लैक्टोज पे अगर तुम दूध पी रहे हो, तुम मिल्क शुगर खा रहे हो, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा आएगा। उस पे डाइसैक्रिडेजेस ग्रुप का एक एंजाइम काम करता है, नाम है उस भाई साहब का लैक्टेज एंजाइम। ये इस लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। मान लो तुम थोड़ा खुश हो गए हो, कह रहे हो कि नहीं सर मेरा मन, सर हम लैक्टोज नहीं खाएंगे। मान लीजिए आपका मन है, कह रहे हैं कि नहीं, उधर बाहर गए सर गन्ना का जूस पियेंगे सर। फरमाइश है भाई, मान लो नादान दिल है, फरमाइश कर रहे हो कि गन्ना का जूस पिलाइए तभी पढ़ाई करेंगे। अब गन्ना का जूस पियोगे तो गन्ने के जूस में पाया जाता है केन शुगर, जिसको कहते हैं लैक्टोज। ये भी डाइसैकेराइड है। कह रहा है सर इसका डाइजेशन कहाँ पे होगा, तो ये भी सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज सुक्रेज। और सुक्रेज को ही हम लोग पॉपुलरली जानते हैं इनवर्टेज के नाम से, क्योंकि सुक्रोज को ही हम लोग बोले थे, बताए थे, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। बोले थे आगे यूज होगा, बोलो तो। Yes, sir. अरे बोले होंगे। और बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो कह रहा है सर 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 ये क्या है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, डाइसैकेराइड का तो कहीं नाम नहीं लिया आप, डाइसैक्रिडेजेस का। एक्चुअली यहाँ ये जो जितने एंजाइम हैं, डाइसैक्रिडेजेस कोई एक सिंगल एंजाइम नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है। एंड हियर इज योर डाइसैक्रिडेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम विच इज फाउंड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है ये बात, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। एक आखिरी टॉपिक पढ़ाते हैं, पीडीएफ 1 घंटे बाद अपलोड करेंगे घर जाके, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सर स्टार्च हम लोग खाते हैं, ग्लाइकोजन खाने में हो नहीं सकता है। मान लीजिए सर मेरा मन, हम जानवर की तरह जाके चर के आ गए, कहीं बाहर से ग्रेजिंग करके आ गए, मान लीजिए सर पराली ही खा लिए, लकड़ी ही खा लिए। अब खा लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आप सेलुलोज खा रहे हैं, सेलुलोज का तो डाइजेशन होगा नहीं, नहीं होगा तो वो क्या करता है, वो आपके एलिमेंट्री कनाल में जाएगा, डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो खाली वॉल्यूम बढ़ाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आपका फूड जो है आसानी से पास होगा। कहने का मतलब है देयर इज नो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, वो आपके फूड पैसेज को स्मूथ बनाता है, सेलुलोज इन ह्यूमंस, वो सिर्फ रफेज देता है और आपके फीकल मैटर का वॉल्यूम बढ़ाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। अभी 4 मिनट है, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा सकते हैं। यार रहने दो यार, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, आज लगातार चौथा क्लास है। ठीक है, अभी इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, पढ़ाएंगे अगली क्लास में, उसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इनटॉलरेंस पढ़ा दे अभी यार, ये Yes, घंटी sir. बज। देखो चलो देखो, इनटॉलरेंस वर्ड बड़ा फेमस हुआ है, बड़ा फेमस हुआ है इंडिया में। इनटॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता तेरे बिन। बड़ा फेमस गाना था, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बर्दाश्त क्या नहीं कर सकते हैं, लैक्टोज। अरे काहे नहीं लैक्टोज को बर्दाश्त करेंगे, तो कहानी सुनिए। कह रहा है जब आप दादाजी की उम्र में चले जाइएगा, नाना जी की उम्र में चले जाइएगा, मतलब आप बूढ़े हो जाइएगा, एक दिन आएगा उम्र आपकी ढलेगी, और जब आपकी उम्र ढलेगी तो होगा क्या, वो ध्यान से समझिए। आपके भी घर में दादाजी होंगे, नाना जी होंगे, और नहीं होंगे तो आप थोड़े से बदनसीब हैं। कहानी ये है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम की कमी होनी शुरू हो जाती है, और जानते हैं वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम की
कमी होने लगती है इंक्रीजिंग एज के साथ। कहानी सुन लीजिए, लिख देंगे अगले क्लास में। बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम घटने लगता है। अब घटने लगता है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, बूढ़े और बच्चों का दिल एक जैसा होता है। कहोगे कि नहीं, हमको दूध पिलाओ। मान लो घर में दादाजी हैं, दूध मांग रहे हैं और दूध उनको पच नहीं रहा है। काहे नहीं पच रहा है? तो कहानी देखिए, आप उनको दूध पिला दीजिए। अब दूध पिला दीजिए तो दूध में है क्या? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर का नाम क्या है? बोलो। लैक्टोस। लैक्टोज। दादाजी Lactose. दूध पी लिए, दादाजी आपके दूध पी लिए दूध, दूध इधर गया लैक्टोज। लैक्टोज इधर गया तो एंजाइम तो है ही नहीं, या फिर कम है। अब उस मिल्क शुगर का डाइजेशन नहीं होगा। अब उस लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा। नो डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो चला आता है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड लैक्टोज यहां चला आता है, अनडाइजेस्टेड लैक्टोज यहां चला आता है। स्पेशली कोलॉन में, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन में हैव इकोलाई, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इकोलाई। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन उस लैक्टोज पे, और उस लैक्टोज का करवा देते हैं फर्मेंटेशन। देखो, कहीं पे भी फर्मेंटेशन होता है तो रेस्पिरेशन में तुम लोग पढ़े होगे, तुम्हारे कोलॉन में कोलॉन वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पढ़ाएंगे आगे, चिंता नहीं करो। रेस्पिरेशन में तो पढ़े होगे कि फर्मेंटेशन कराओगे किसी कार्बोहाइड्रेट का तो बाबू बनता है लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो। Yes, sir. लैक्टिक Sir. एसिड बनेगा, बोले अभी अभी बोले थे, लैक्टिक एसिड जहां बनेगा दर्द देगा। जानते हैं, दादाजी के पेट में दर्द होगा, पेट में मरोड़ होगा, उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल क्रैम्प पैदा होगा, उनका पेट खराब हो जाएगा, डायरिया होगा क्योंकि ये पचा नहीं है, पेट खराब हो जाएगा। CO2 एज गैस बाहर निकलेगा, इसको कहते हैं फ्लॉटलेंस। एनस से बाहर निकलेगा, फ्लॉटलेंस देखने को मिलेगा। मतलब दादाजी लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, समझ रहे हैं? इसलिए हम कहे थे लैक्टोज क्या नाम है इसका? सॉल्यूशन क्या है? अब अगर दादाजी को लैक्टोज नहीं पच रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है गिव हिम लैक्टोज फ्री डाइट। उनको ऐसा मिल्क प्रोडक्ट दीजिए जिसमें लैक्टोज नहीं हो, जैसे योगर्ट, कोआगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट दीजिए। योगर्ट में आपका नहीं पाया जाता है लैक्टोज। हालांकि इसको टेस्ट करने का एज अ डॉक्टर एक तरीका भी होता है, उसको हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कहते हैं। अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज घंटी बज चुका है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। अब PDF आधे घंटे बाद अपलोड होगा। हाँ बोलो। जैसे लैक्टिक एसिड प्लस CO2 लिखा है सर, CO2 तो अल्कोहल के साथ रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड तो अकेला ही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अरे अरे भाई, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट में CO2 नहीं रिलीज होता है। तो अल्कोहल के साथ होगा ना, लैक्टिक एसिड तो अकेला ही रिलीज होता है ना जब फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन में तुम एक बार फिर से चेक करो कि CO2 रिलीज होता है या नहीं रिलीज होता है। सिर्फ लैक्टिक एसिड रिलीज होता है या CO2 भी रिलीज होता है फर्मेंटेशन में? चेक करो एक बार जाके, एक बार हमारी चेक। आकाश की बुक में लिखा था कि जब CO2 अगर रिलीज हो तो वो अल्कोहल के साथ होगा। एक बार तो मैंने कहा है वो अल्कोहल नहीं, एक बार तुम चेक तो करो कि फर्मेंटेशन में बनता क्या क्या है प्रोडक्ट, फिर मेरे से पूछना, या फिर मेरे पास व्हाट्सअप करो। तुम फर्मेंटेशन रिएक्शन का फोटो व्हाट्सअप करो मेरे पास। पढ़े होगे ना फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन में? तो एक बार भेजना मेरे पास, ठीक है? यहाँ पे CO2 भी बनता है, यहाँ पे CO2 भी बनता है लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से, तभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बोलो। यस सर, यस सर। ठीक ठीक, मेरे पास भेजिएगा, अगर आप जो पढ़े हैं वो भेजिएगा, कहाँ आपने पढ़ा है। सर कल डाउट क्लास सुबह कितने बजे होगी? अब एक बार सुबह मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, एक बार याद दिला देना सुबह 10:15 में। ओके हो सकता, ठीक है, चलो। बेल बज गया, हम आधे घंटे बाद PDF अपलोड करेंगे। जाइए आप लोग। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। डाउट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए।